ओके सो वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। दिस इज़ ट्रेड विद सुजीत। सो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो रुपये की वैल्यू लगातार डेप्रिसिएट कर रही है उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट को किस तरीके से पड़ रहा है और स्टॉक मार्केट में किन किन सेक्टर को इससे बेनिफिट हो सकता है, किन किन सेक्टर को थोड़ा सा इससे हर्ट हो सकता है। अपन थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्योंकि अपन स्टॉक मार्केट के बंदे हैं तो अपन को थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की जितनी जानकारी उतना थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी तो इकॉनमी से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें आती है रुपये से, लेकिन अपन को थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें पता होनी चाहिए। इस वजह से मैंने थोड़ा सा स्टॉक मार्केट रिस्क का थोड़ा सा कंटेंट बनाया हुआ है, वो मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो पहला तो अपना पहली टेम्पलेट अपनी लगी हुई है रुपी डेप्रिसिएशन। सो इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व हिट्स मल्टी ईयर लो एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वंस $114 बिलियन टू सपोर्ट रुपी। अभी क्या है, जो इंडिया की आरबीआई है उसने 114 बिलियन डॉलर जो रुपए हैं वो सिर्फ इस रुपी को एक लेवल पे मेंटेन करने के लिए लगा दिए हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कुछ समय तक रुपी 80 पे होल्ड कर रहा था, एंड देन रुपी उसके बाद 82 पे होल्ड कर रहा था, अभी 81 पे भी काफ़ी समय तक बना रहा था। तो इस तरीके से जब रुपया इस समय बना रहता है तो अभी करना क्या पड़ता है, जो आरबीआई है ना वो उसको करना ये पड़ता है। वो क्या है, जैसे उसके पास फॉरेस्ट रिजर्व है आरबीआई के पास, तो वो उसको स्पॉट मार्केट में जाके बेचती है, वो डॉलर्स बेचती है अपने और रुपए को बाई करती है। तो उससे क्या है, वो अपने रुपए को अपने एक लेवल पर रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए उस चीज़ को बनाए रखती है। जैसे अभी रुपये 82 या 83 के आसपास चल रहा है, तो अभी आरबीआई इसको होल्ड करेगी। डॉलर्स तो लगातार, जो डॉलर की स्ट्रेंथ है लगातार चल ही रही है, क्योंकि डॉलर तो अभी 112-113 के आसपास चल रहा है। तो रुपये को उसकी मेंटेन करने के लिए डॉलर तो ऑलमोस्ट 20% बढ़ चुका है, बट रुपये अपना सिर्फ 10% ही। एक साल, कभी एक साल के आसपास, एक साल पहले रुपए की वैल्यू कुछ $75 के आसपास थी, तो अभी 82-83 है, तो ऑलमोस्ट 10% रुपये वीक हुआ है। बट अगर डॉलर से कंपेयर करेंगे अपन, तो डॉलर एक साल पहले ऑलमोस्ट 95 के आसपास था, और जबकि डॉलर अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 112 के आसपास, तो ऑलमोस्ट उसमें 20% के आसपास का इजाफा हुआ है। बट रुपये तो अपना इतना वीक नहीं हुआ है, तो इसके लिए आरबीआई अपना फॉरेक्स रिजर्व लगातार खाली कर रही है। $114 बिलियन सिर्फ उसने अपने जो रुपए की वैल्यू है उसको बचाने के लिए खर्च कर दिए हैं। यहाँ की अब ये अपना डाटा इकोनॉमिक टाइम्स लिया है मैंने, इसमें लिखा है कि इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू ए न्यू मल्टी ईयर लो फॉर द वीक एंडेड अक्टूबर 14। जो 14 अक्टूबर को एक वीक जो अभी एंड हुआ उसमें उसका ये डाटा है, जिसमें मल्टी ईयर लो पे बताया गया है। एमिड फर्दर डेप्रिसिएशन रुपये द सेंट्रल बैंक हैड टू कीप इंटरवेनिंग इन डेस्परेट अटेम्प्ट टू लिफ्ट द, जो कि इन्होंने इस तरीके से अपने वाक्यों को प्रयोग किया है कि डेस्परेट एफर्ट बोल रहे हैं ये, कि डेस्परेट एफर्ट, बिकॉज अगर एफर्ट सही होता फिर तो रुपये की वैल्यू नीचे आनी चाहिए थी ना, बट रुपये को ये होल्ड ही कर पाए। जैसे 2 महीने तक होल्ड कर लिया, लेकिन जैसे ही इन्होंने उस लेवल को छोड़ा तो रुपये भाग गया ऊपर 82-83 के आसपास। तो सिर्फ एक डेस्परेट एफर्ट ही माना गया है इसको फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड लो। हालांकि शक्तिकांता दास ने, जो कि आरबीआई गवर्नर, उन्होंने ये कहा है कि लास्ट मंथ सेट द सेंट्रल बैंक फॉरेक्स रिजर्व अम्ब्रेला हैज़ कंटिन्यूड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट अनसर्टेनिटी इन मार्केट। इट सेट द आरबीआई हैज़ बीन इंटरवीनिंग इन द फॉरेक्स मार्केट बेस्ड ऑन कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ द प्रिवेलिंग एंड इवॉल्विंग सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि इंडिया के पास बहुत सारा फॉरेस्ट रिजर्व है। अभी इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व कोई भी आघात नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि खाली होने वाला है। वो तो बात सही है, बट इन्होंने ये भी कहा ही सेड द आरबीआई इंटरव्यू फॉरेक्स मार्केट बेस्ड ऑन कंटिन्यूस में। और वो कह रहे लगातार हम सिचुएशन को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है फॉरेक्स मार्केट में, और अपनी सिचुएशन पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले ये एक रिपोर्ट आई थी, उसमें आरबीआई गवर्नर ने कहा भी था कि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें आ रही है, वो आ रही है जो क्रूड है ना, क्रूड लगातार बढ़ता जा रहा है। सो क्रूड के बढ़ने से, और क्रूड बढ़ रहा है उधर अपना रुपये वीक हो रहा है, तो अपन को डॉलर्स में पे करने पड़ रहे हैं। पहले जो क्रूड चल रहा था 70-75, वो अभी भारत को लेना पड़ रहा है। अभी कुछ टाइम तक तो $120 पे भी था, अभी तो 90-95 के आसपास है। सो भारत को डेली पे करने पड़ेगा, क्योंकि 30-40% बिल तो भारत का क्रूड पेट्रोल डीजल के आसपास इम्पोर्ट बिल ही बनता है भारत का। सो सबसे ज़्यादा दिक्कत इससे यही होती है, क्योंकि ड्यू टू रिडक्शन इन द रुपीज़ वैल्यू डेप्रिसिएशन डिस्करेज इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स बाय मेकिंग इम्पोर्ट गुड्स मोर एक्सपेंसिव। क्योंकि सामान होगा, जो इम्पोर्टेड गुड्स होगा वो महंगा होगा, जिससे आदमी कम कंज्यूम करेगा, तो इन्फ्लेशन अगर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज, तो इससे क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगी।
सिंपली डॉलर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो इंडिया विल हैव टू स्पेंड मोर रुपीज़ ऑन इम्पोर्ट्स। इंडिया को और रुपए खर्च करने पड़ेंगे किसी भी इम्पोर्ट्स, जैसे क्रूड ही है तो इंडिया को और रुपए, जो पहले इंडिया अगर मान लो 75 रुपये डॉलर चल रहा था पहले, ₹1 के मुकाबले $75 था, तो भारत को 75 रुपये पे करने पड़ रहे थे। अब भारत को 82 रुपये पे करने पड़ रहे हैं $1 के मुकाबले, तो भारत को अब ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इससे क्रूड का इम्पैक्ट भी बहुत बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रूड से आती है, क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा जो भारत इंपोर्ट करता है 30 to 40% क्रूड ही करता है। हालांकि रसिया से बातचीत चल रही है कि रसिया से ज़्यादा ले लो, रसिया से भी आता है और अफ्रीकन कंट्रीज से भी काफ़ी कुछ आता है क्रूड। तो क्रूड का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है इम्पोर्टेड, उसको भी दिक्कत होने वाली है जो इम्पोर्ट करेंगे इंडिया, क्योंकि सारी जो चीज़ें इम्पोर्ट की जाएंगी वो अपन को और महंगे दामों में पड़ेंगी। अब अपन देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में इससे क्या रिलेटेड है। तो स्टॉक विच सेक्टर बेनिफिट फ्रॉम रुपी डेप्रिसिएशन, के किन किन सेक्टर को रुपी के डेप्रिसिएशन से बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट होगा अपना आईटी सेक्टर। तो इंडियन आईटी सेक्टर जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। जैसे अब रुपये की वैल्यू डेप्रिसिएट कर रही है तो इंटरनेशनल क्लाइंट जो होंगे वो ज़्यादा इनकी सर्विसेज को लेस प्राइस पे कंज्यूम करेंगे। तो आईटी कंपनीज़ कैन हैव फॉर मोर रेवेन्यू थ्रू हायर सेल्स फ्रॉम ग्लोबल क्लाइंट्स। तो जो अपने ग्लोबल क्लाइंट्स होंगे उनके थ्रू ये हायर सेल्स को एब्जॉर्व करेंगी। तो इससे क्या है, आईटी कंपनी को थोड़ा बेनिफिट रहता है। ये रियल एस्टेट सेक्टर को रहता है, क्योंकि एनआरआईज होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर को इनको सस्ता मिलता है, तो कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम रुपी डेप्रिसिएशन सिंस दे नाउ हैव टू पे लेस टू एक्वायर प्रॉपरली। अब उनको क्या है, कम थोड़ा सा पे करना पड़ेगा तो वो अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे भी वैल्यू कम मिलेगी उस चीज़ की, क्योंकि उनके पास डॉलर होगा, डॉलर में आएंगे और यहाँ पे रुपये की वैल्यू वीक है, तो उनको इससे बेनिफिट होगा। तो रियल एस्टेट सेक्टर को एक बेनिफिट होगा। एक मेटल बिजनेस को होता है, जैसे टाटा स्टील है, उसके बहुत सारे प्लांट है विदेशों में, तो वहाँ से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे यूके में है तो मेटल बिजनेस को इससे बेनिफिट होता है, फार्मा बिजनेस को भी इससे बेनिफिट होता है। तो ये सारे बिजनेस तो है जहाँ से इनको बेनिफिट होता है। अब देखते हैं अपन के किस सेक्टर को इससे दिक्कत हो सकती है। तो सिंपल है, जैसे जिन सेक्टर का बिजनेस बाहर से रेवेन्यू जनरेट होता है उनको बेनिफिट हो रहा है, तो जिन सेक्टर का बिजनेस इंडिया में चलता है उनको दिक्कत भी होगी। तो सेक्टर्स दैट आर हैवी डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स सच एज द केमिकल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। पहला अपना केमिकल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, एंड देन सेकेंड फ्रेंचाइज बिजनेस हो गई। जैसे कि अपना फ्रेंचाइज बिजनेस में मान लो अपना जुबलिएंट फूड वर्क्स होता है, पेज इंडस्ट्री होता है, जिनकी फ्रेंचाइज इंटरनेशनल कंपनीज़ पे, तो उनको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है। एफएमसीजी कंपनीज़ पे हो गया, एयरलाइन कंपनीज़ पे हो गया, अभी अपने देखी हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, इनको इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे इसका इफेक्ट दिखने भी लगा है, क्योंकि द नेगेटिव इफेक्ट इज़ ऑलरेडी विजुअल इन स्टॉक परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी लाइक अडानी विल्मर हो गया, रिलायंस हो गया, इंडिगो हो गया, और एफएमसीजी कंपनीज़ हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अपने टाटा कंज्यूमर वगैरह। सो एयरलाइन कंपनीज़ को भी होगा इसका घाटा होगा। तो ये सारी कंपनी इनको घाटा होगा। और वहीं आईटी सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, मेटल बिजनेस हो गया, फार्मा हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इनको बेनिफिट होगा। तो सिमिलरली सीमेंट इंडस्ट्री भी जो होगी इसको भी इससे घाटा होगा। सिमिलरली द सीमेंट इंडस्ट्री लाइकली टू बी हिट बाई राइजिंग कॉस्ट एज द रुपी फॉल्स। टेलीकॉम बिजनेस में ऑल्सो सी राइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू द फॉलिंग रुपी। टेलीकॉम बिजनेस को भी इससे थोड़ा सा घाटा होगा। तो मोस्टली अपन को ये देखना है कि किस किस सेक्टर को बेनिफिट हो रहा है। तो आईटी को बेनिफिट हो रहा है, रियल एस्टेट को बेनिफिट हो रहा है, मेटल बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है, और फार्मा और टेक्सटाइल को बेनिफिट हो रहा है। और घाटा किसको हो रहा है, तो घाटा जिनको हो रहा है, जो मोस्टली उन कंपनीज़ को घाटा हो रहा है जो दैट आर हैविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के इम्पोर्ट पे हैविली डिपेंडेंट है, उन कंपनी को नुकसान होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उनको अब ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और फ्रेंचाइज बिजनेस को होगा, जुबलिएंट फूड वर्क्स हो गया, पेज इंडस्ट्री हो गया, एफएमसीजी कंपनीज़ हो गई, एयरलाइन कंपनीज़ हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, इनको थोड़ा सा घाटा होगा। अभी रिलायंस के रिजल्ट भी आए थे, तो उनका रिजल्ट भी अपन ने देखे थे कि अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। ओके, सो अपन देख लेते हैं लाइव एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं कि रुपी के चार्ट के अपन टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कहाँ पे चल रहा है। ओके, रुपी के थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है टेक्निकल चार्ट पे भी, तो रुपी हो सकता है आने वाले समय में और भी ऊपर के लेवल दिखा दे, जैसे कि 84 तक, 84 तक रुपी चला जाए, 84.5 तक मोस्टली ये अभी रुपए की टेक्निकल एनालिसिस बता रही है। देखो
लगातार रुपी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ से रुपी ऑलमोस्ट बढ़ ही रहा है धीरे 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 धीरे, अभी 83.16 पे। सो दैट्स इट, दिस इज ट्रेड विद सुजीत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। मैं आप लोगों का सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और आगे चल के ऐसी वीडियो और भी लाने की कोशिश करता रहूँगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। लेकिन हाँ, वो रिलेटेड स्टॉक मार्केट से रखेंगे बिकॉज अपन लोग स्टॉक मार्केट के बंदा, अपन को ज़्यादा इकोनॉमी के चक्कर में नहीं पड़ना है कि सारी चीज़ें घुस के नहीं देखना है कि हाँ आप रुपी किसके मुकाबले कितना स्ट्रेंथ कहाँ पे डॉलर में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना अपन को जानने से कुछ मतलब नहीं। अपन को टेक्निकल थोड़ा पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि किन सेक्टर को बेनिफिट होने वाला है, किन सेक्टर को बेनिफिट नहीं होने वाला है। जिससे अपन इन्वेस्टमेंट करें तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के करें। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज ट्रेड विद सुजीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।